अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपको इस्तिफ़ादा या फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, इस चीज़ को सब मानते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब आपको किसी कानूनी पॉइंट या टॉपिक की ज़रूरत पड़ जाए और आप अपने इल्म की बुनियाद पर उस मुश्किल मरहले से निकल जाएँ। तो नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो बेसिकली रिलेटेड है कि जी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप एज ए कस्टमर या आप एज ए कंज्यूमर जब जाते हैं तो आपके क्या राइट्स हैं। आपको अगर कोई मुश्किल वहाँ पे पेश आती है तो कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ पर आप कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं और एक स्पीडी जस्टिस जो है, वो स्पीडी इंसाफ जो है, स्पीडी रिलीफ जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्या हमें सिविल कोर्ट जाना चाहिए? क्या हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाना चाहिए? या इसके अलावा कोई इदारा है जिसे आप बैंकिंग मोतसब कहते हैं उसके पास जाना चाहिए? या फिर हमें बैंकिंग कोर्ट में जाना चाहिए? ये एक आम कंज्यूमर, एक आम जो कस्टमर है बैंक का, उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात आते हैं कि मुझे जल्दी इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन का दौर है। आप एटीएम के ज़रिए अपने पैसे निकलवाते हैं, वो कम निकलते हैं। आपके साथ एटीएम में खुदा न खास्ता मिसहैप हो जाता है। आप बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करवाते हैं, आपको पता चलता है कि आपको आपके अकाउंट में पैसे नहीं किए, या कोई ऐसा दूसरा मामला आपके साथ हो सकता है, क्योंकि बैंक से तो हर बंदा जो है वो इंटरेक्ट करता है, उसका वास्ता पड़ता है। आपको यूटिलिटी बिल जमा करवाते हैं, वो ठीक तरह से जमा नहीं होता और अगले बिल में आपके साथ लग के आ जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे मसाइल जो हैं, इनको किसके पास लेके जाया जाए? नाज़रीन, इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर एक डिफरेंस है। कस्टमर की डेफिनेशन जो है वो बैंक में वहाँ पे आती है जब आप बैंक की कोई फैसिलिटी को अवेल करते हैं। अब अकाउंट खुलवाना बैंक की फैसिलिटी अवेल करना नहीं है, वो आपको एक सर्विसेज है जो आपको दी जाती है। आपका लॉकर अगर बैंक में है, उसके लॉकर होने से आप कस्टमर की डेफिनेशन में नहीं आते, आप कंज्यूमर में रहते हैं। कस्टमर की डेफिनेशन वहाँ पे आती है जब आप कोई लोन लेते हैं, जब आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जब आप बैंक की कोई ऐसी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं जिसके अंदर आप कस्टमर कहलाएंगे। अगर आपने सिंपल एक अकाउंट खुलवाया हुआ है, आपका एटीएम कार्ड है, आपका इंटरेक्शन बेशक बैंक से है, लेकिन आप कस्टमर नहीं होंगे, आप कंज्यूमर होंगे। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। इस डिफरेंस समझाने की मकसदियत ये है कि जो कस्टमर है, जब उसको कोई ग्रीवियंस आता है तो वो बैंकिंग कोर्ट में जा सकता है, लेकिन एक कंज्यूमर, अगर मिसाल के तौर पे मेरा सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और मैं बैंक से अपने पैसे जमा करवाता हूँ, पता चलता है वो मेरे अकाउंट में नहीं गए, किसी दूसरे साथ वाले के अकाउंट में चले गए, गलती से उन्होंने कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कोई मसला हो गया, कोई उनकी जो जिस तरह से उनका सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे अकाउंट से पैसे जो है वो किसी दूसरे अकाउंट में चले गए, तो मैं अब कस्टमर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बैंक की कोई फैसिलिटी अवेल नहीं की हुई, कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ। एक सिंपल अकाउंट है मेरा, उसके अंदर मैं अपने पैसे डालता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है मैं निकाल लेता हूँ, तो मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आऊँगा, लिहाजा मैं बैंकिंग कोर्ट नहीं जा सकता। अब मेरे पास जो दो दरवाज़े खुले हैं वो बेसिकली खुले हैं, या तो मैं सिविल कोर्ट चला जाऊँ, आम जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके मैं अपनी सिविल रेमेडी अवेल करूँ, या फिर मैं एक ऐसा स्पीडी जो है वो इदारा तलाश करूं, ऐसा स्पीडी जो है वो फोरम तलाश करूं, और वो बिल्कुल लॉ के अंदर अवेलेबल है, जिसे आप बैंकिंग मोतसब का नाम देते हैं। अब बैंकिंग मोतसब होता क्या है? ये बेसिकली एक इदारा है जो कि हमें मिलता है कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1964 का पार्ट 4A जो है, उसके नतीजे में ये इंस्टीट्यूट मार्ज़ वजूद में आया और इसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बीइंग एज ए कंज्यूमर।
कस्टमर नहीं, कस्टमर जो है वो बैंकिंग कोर्ट जाएगा, उसका जो भी मामला है वो बैंकिंग कोर्ट में जाके फाइल करेगा, वो उनके पास नहीं कर सकता। अब बैंकिंग कोर्ट के पास, बैंकिंग मोतसब के पास आप किस किस्म की जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उनकी नेचर क्या हो सकती है, वो मैं आपको 2 कैटेगरीज में बताऊंगा। एक ये है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, कि अगर आपका मामला किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से है, मिसाल के तौर पे मिज़ान बैंक से है, मिसाल के तौर पे फैसल बैंक से है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो जैसे पंजाब बैंक आपको मिलता है या नेशनल बैंक आपको मिलता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसके अंदर उसके शेयर होते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ से हैं तो आप क्या क्या फ़ाइल कर सकते हैं। नंबर ये है कि अगर कोई फेलियर हो बैंकिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करने के अंदर, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है कोई भी पॉलिसी या डायरेक्टिव को या गाइडलाइन को जो स्टेट बैंक ने इशू की है उसको कंप्लाई विद नहीं कर रहा और आपको उसके नतीजे में नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन जो है वो बैंकिंग मोतसब को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 ये है कि डिले और फ्रॉड इन रिलेशन टू पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक्स, कि आपकी कलेक्शन ऑफ चेक के अंदर कोई डिले हो गया है। मिसाल के तौर पे मैंने अपने अकाउंट में एक चेक डाला, वो 2 दिन बाद मैक्सिमम 3 दिन बाद क्लियरिंग के अंदर आ जाना चाहिए था, वो 2 महीने हो गया आ नहीं रहा, तो इसके मुतालिक भी आप कर सकते हैं। कोई ड्राफ्ट हो या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हो, उससे रिलेटेड कोई भी मामला आपका हो, तो आप बैंकिंग मोतसब के पास अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको तरीका भी बताऊंगा, उसके एड्रेसेस भी बताऊंगा। नंबर 3 ये है कि फ्रॉडुलेंट और अनऑथराइज्ड विड्रॉल्स और डेट एंट्रीज इन अकाउंट, क्या आपके बैंक अकाउंट से पैसे ही निकल जाए, आपने दिए नहीं है किसी को, पता चला जी उसकी एंट्री कोई गलत हो गई, वो चला गया, तो यू कैन फाइल अ कंप्लेंट टू द बैंकिंग मोतसब। अगली जो बात है वो ये है कि कंप्लेंट फ्रॉम एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स रिलेटिंग टू बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट, कि इससे रिलेटेड भी आपकी कोई कंप्लेंट हो, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स की तरफ से हो, तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं। अगली जो कंप्लेन आप फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन फ्रॉम होल्डर ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट वेदर मेंटेन बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट, यानी कि ऐसी हर किस्म की कंप्लेन जो फॉरेन करेंसी अकाउंट के मुतल्लिक हो, आप बैंकिंग मोतसब को फाइल कर सकते हैं। अगली जो आपकी है कंप्लेन रिलेटिंग टू रेमिटेंस टू और फ्रॉम अब्रोड, पैसे कोई बाहर से भेजने हैं या बाहर से आ रहे थे, वो उसके अंदर कोई मसला हो गया, आप उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगली कंप्लेन जो है वो कंप्लेन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, क्या आपने यूटिलिटी बिल्स कोई आपके हैं उसके मुतल्लिक भी आप जमा करा सकते हैं। मिसाल जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा कि आप कोई बिल जमा करवाते हैं, पता चलता है कि वो नहीं जमा हुआ और अगली बार आपको बिल लग के यूटिलिटी का फिर आ जाता है, तो उसके मुतल्लिक भी आप करा सकते हैं। उसके बाद है कंप्लेन रिलेटिंग टू मार्कअप इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ द एग्रीमेंट स्टेट बैंक डायरेक्टिव्स, कि आपने कोई इंटरेस्ट रेट, आपका सेविंग अकाउंट है, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट के अंदर ज़ाहिर है आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, आपको पता चलता है जी उसके अंदर कोई घपला हो गया, बैंक ने जो है वो उसके मुताबिक आपको नहीं इशू किया, तो हम ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग मोतसब के पास। ये थे कि इन रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। अब मैं अगली बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, अब पब्लिक सेक्टर बैंक से मुराद ये है कि नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, या इस तरह के दूसरे बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट के शेयर ज़्यादा होते हैं, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो इन एडिशन टू दैट जो ऊपर मैंने आपको बताई है कि ये कंप्लेंट्स आप फाइल कर सकते हैं, आप उसके अलावा कोई करप्शन और मेलाफाइडी जब बैंक ऑफिशियल की तरफ से हो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, वो भी आप फाइल कर सकते हैं। अगली जो आप है कि ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज़ इन डीलिंग विद कस्टमर, कि अगर कोई ऐसी नेग्लिजेंस वो कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं। फिर ये है कि डिले इन टेकिंग डिसीजंस, कि कोई ऐसी डिले, मगर बैंक वाले आपने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर वो काम ही नहीं कर रहे, 1 2 3 माह गुजर गए हैं, उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा,
तो आप उसके मुतालिक भी कंप्लेन अपनी फ़ाइल कर सकते हैं। अब अगली जो बात यह है कि बैंकिंग मौसम जो है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है कि वो बैंक से जो इंफॉर्मेशन ले सकता है। यानी कि ये अगर कोई कंप्लेन फ़ाइल की गई है तो बैंकिंग मौसम जो है वो बैंक्स को कह सकते हैं जी जनाब अपना रिकॉर्ड लेके आए। जैसे हालिया मेरे पास एक केस आया, उसके अंदर एक जो शख्स था, एक कस्टमर था, एक कंज्यूमर था, उसके एटीएम कार्ड से पैसे निकल गए कोई लगभग 3-4 लाख रुपया, और वो मौसम के पास गया तो बैंकिंग मौसम ने उनको ये कहा बैंक वालों को कि जनाब आप अपनी CCTV फुटेज लेके आएँ, आप अपने दूसरे जो गार्ड्स हैं उनके बयान लेके आए, आप जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी आप बताएं कि वो उधर खड़े थे नहीं खड़े थे, या आप सारी तफसील बताएं। वो पावर जो है वो बैंकिंग मौसम के पास मौजूद है और वो सारी उनसे लाकर आपका मामला हल कर सकता है। आगे मैं ड्यूरेशन का भी बताऊंगा कि कितना टाइम वो लेते हैं। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन दैट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप बैंकिंग मौसम के पास जाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक्सेसिबल हैं, फ्रेंडली हैं और फ्लेक्सिबल हैं। इसके अंदर ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ या कानूनी मुश्काफियाँ शामिल नहीं हैं। एक पंचायती तौर पर बैंक का एक नुमाइंदा होता है जो आपके कंज्यूमर हैं। आप एज ए कंज्यूमर अगर जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये भी है कि अनलाइक द कोर्ट, इसके अंदर आपको फॉर्मल लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फिर अगली बात ये है कि आपको मैटर जो है वो कंप्लेन रिटेन द राइट टू टेक द मैटर ऑफ द कोर्ट इफ़ नॉट सेटिस्फाइड, कि अगर आपको लगे कि ये आपकी कंप्लेंट को ठीक तरह से एंटरटेन नहीं किया गया, इसके अंदर आपकी सुनवाई नहीं हुई या आपको रिलीफ नहीं मिला, तो आप सिविल कोर्ट के अंदर, आप जो एक ऑर्डिनरी कोर्ट है उसके अंदर जाके अपनी दादरसी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंकिंग मौसम के पास गए तो आपका राइट ख़त्म हो गया, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों कंकरेंट रेमेडी हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ना आपको लॉयर की ज़रूरत है, ना आपको किसी को कहने की ज़रूरत है। आपके साथ अपनी रुदात है, आप जाके बैंकिंग मौसम को सुनाएंगे, अपनी एप्लीकेशन देंगे और आपका मामला जो हल हो जाएगा। उसके बाद ये है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा जो है वो बैंक्स और कस्टमर दोनों के लिए इजी है कि वो अपनी बात को ख़ुद बयान करें। देखिए, लॉयर जो हैं वो टेक्निकलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह हैंडल करते हैं, लेकिन जो रूदात है, जो फैक्ट्स हैं, उसके वो आई विटनेस नहीं होते। वो हमेशा क्लाइंट ही हमें बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस ज़िम्मे में अगर क्लाइंट अपनी बात को खुद कह रहा है और फैक्ट्स खुद बता रहा है तो वो शायद फैक्ट्स को अच्छे तरीके से बता सकेगा। तो ये इसके एडवांटेज हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आया कि जनाब ऐसे कौन से मामलात हैं जो आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ बैंकिंग मौसम है, यानी कि बैंकिंग मौसम उनके मुतल्लिक जो है वो समाअत नहीं कर सकता। वो भी वन बाय वन देखते हैं कौन से। एक तो ये है कि टू गिव डायरेक्शन दैट लोन्स एंड एडवांसेस बी एक्सटेंडेड टू अ कंप्लेनेंट। ऐसी कोई डायरेक्शन के जनाब आप फ़लाँ को जो है वो लोन दे दें और फ़लाँ को जो है वो पैसे दे दें, ऐसी डायरेक्शन वो नहीं दे सकते। लोन की पॉलिसी बैंक की अपनी होती है, वो देखता है अपने क्राइटेरिया पर, कोई उतरता है नहीं उतरता तो वो उसकी मुनासबत से उसको लोन देते हैं या लोन नहीं देते। तो एक तो ये बैंकिंग मौसम इस मामले में कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि टू कंसीडर अ कंप्लेन अगेंस्ट अ बैंक्स लोन मार्कअप पॉलिसी, यानी कि ऐसी कोई कंप्लेंट जिसके अंदर मार्कअप पॉलिसी के मुतालिक कोई बात की गई हो, वो भी बैंकिंग मौसम जो है वो नहीं उसको इंटरटेन कर सकते। अगली बात यह है कि कोई ऐसी कंप्लेंट जो रिस्क पॉलिसी, बैंक की रिस्क पॉलिसी होती है, उसके मुतालिक भी वो कोई केस की इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं कर सकते। फिर ये कि प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, कि उनके कितने चार्जेस हैं कितने नहीं हैं, उसको रेगुलेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। अगर कोई इस तरह का ग्रीवियंस है तो वो फिर जाहिर है आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप मौसम के पास, बैंकिंग मौसम के पास चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा एनी अदर पॉलिसी मैटर रिलेटिंग टू द बैंकिंग पॉलिसी,
जो बैंक की पॉलिसी है उसके मुतालिक भी वो नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन के मामलात में आप सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगली जो बात है वो ये है कि मैटर बीइंग एडिक्वेटली डेल्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और अ सब जुडिस मैटर। ये वही बात कि अगर आप पहले कोर्ट में चले गए हुए हैं और फिर आप मोहतसब के पास जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। मोहतसब आपसे एफिडेविट भी लेंगे कि कोई मामला जो है वो सब जुडिस या कोर्ट के किसी दूसरे कोर्ट के पास ज़ेर समात नहीं है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आप बिफ़ोर यू गो टू द कोर्ट आप जो है वो मोहतसब के पास एप्लीकेशन पहले फ़ाइल कर लें। अगर उधर से नहीं आता तो दैन यू कैन गो टू द कोर्ट। लेकिन अगर आप पहले कोर्ट में चले गए हैं और साथ ही आप जा रहे हैं उधर जो है वो बैंकिंग मोहतसब के पास, तो वो शायद लीगली आपको अलाउड नहीं होगा। अच्छा, अगली जो बात यह है कि कंप्लेन ऑफ द बैंक एम्प्लॉय परटेनिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, यानी ये कि जो बैंकिंग ऑफिशल्स हैं, जो बैंक्स में काम करते हैं, जिनकी अपने कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ होता है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशन, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना टाइम वो काम करेंगे, उससे रिलेटेड वो यहाँ पे नहीं जा सकते। वो जाहिर है उसकी एक लेबर कोर्ट है, उसके अंदर जाया जा सकता है, सिविल कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है, वो किसी दूसरे भी लोग में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक ममानत है कि बैंकिंग मोहतसब इसको इंटरटेन नहीं कर सकता। अब अगली जो बात है वो ये है कि जनाब कंप्लेंट को फ़ाइल किस तरह किया जाए। ये बड़ा एक सिंपल तरीका उन्होंने दिया है। मैं एक फ़्लो चार्ट भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है इसके अंदर। कि एक आपने सिंपल जो है वो पहले अगर फ़्लो चार्ट में देखें आप कि अप्रोच टू द बैंक इन राइटिंग टू रिजॉल्व योर कंप्लेंट स्टेटिंग द लेटर दैट यू इंटेंड टू रेफर द ग्रीवेंस टू द बैंकिंग मोहतसब। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये लिखें कि जनाब मेरा ये मसला है, मेरा एटीएम से पैसे निकल गए हैं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए, कोई अनलॉफुल विड्रॉल मेरे बैंक अकाउंट से हो गया है, कोई मेरा जो है वो मेरे कोई जो है वो प्रीडिसेसर थे उनकी डेथ हो गई, मैं सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कोई ऐसा मामला जो कंज्यूमर का हो, तो उससे मुतल्लिक आप बैंक को एक रिटन एप्लीकेशन देंगे और आप कहेंगे इसके अंदर कि जनाब अगर आपने मेरे ये मामले को हल ना किया तो मैं मोहतसब के पास चला जाऊंगा। और उसके अंदर आपको टाइम देना होता है 45 डेज़ का, यानी कि 1 माह और 15 दिन बैंक के पास ये मुयस्सर होंगे कि वो अपनी इंटरनल वर्किंग करें, जिन जिन से अप्रूवल लेने हैं उनसे पूछ लें, बात कर लें। जब वो नहीं करते तो तब आप उसके अंदर फ़ाइल कर सकते हैं मोहतसब के पास। अच्छा, अब आपने जब आना है, अगर आपको 45 डेज़ के अंदर कोई रिप्लाई आ गया है तो गुड, ख़त्म हो गया मामला, आपका ग्रीवेंस जो है रिजॉल्व हो गया। अगर आपको रिप्लाई ऐसा आया जिससे आपको लगता है कि आपका मामला हल नहीं हुआ तो देन यू कैन गो टू द बैंकिंग मोहतसब। अब बैंकिंग मोहतसब को आपने क्या करना है कि आपने जो फॉर्म स्पेसिमेन है उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन जो है वो लिखनी है। वो आपको स्क्रीन पे मैं शेयर भी करूँगा, आप गालबन इसको देख भी सकते हैं। तो आपने उसको एड्रेस भी करना है। अब आपने मोहतसब को एड्रेस करना कहाँ है, उसका एड्रेस भी मैंने दिया हुआ है कि ये कराची के अंदर आपका है। आपने सिंपल एक लेटर लिखना है और आपको वहाँ से कॉल आ जाएगी कि जनाब आपको फर्दर डॉक्यूमेंट दे दें, या आप कोई इसके अंदर आपको वो सुनना चाहते हैं, ऑनलाइन भी वो सुन लेते हैं। अगर आप कराची के अंदर हैं या नज़दीक किसी इलाके में हैं वहाँ पे भी सुन लेते हैं। और लाहौर के अंदर भी वो बाज़-औक़ात मोहतसब जो है वो इनका उधर बैठे होते हैं इनके, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वो लाहौर के अंदर स्टेट बैंक के अंदर भी बाज़-औक़ात सुन लेते हैं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी रहा है। तो अच्छा, अब वो मोहतसब क्या करेगा, वो मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा और बैंक से रिकॉर्ड मंगवाएंगे, दोनों पार्टीज़ को सुनेंगे, उनको मौका देंगे कि वो आप अपनी बात को तसल्ली से कर सकें और उसके बाद जो है वो अपना एक डिसीजन दे देंगे। अच्छा, अब एक सवाल नाज़रीन के ज़हन में ज़रूर होगा कि जनाब आप इतनी लंबी बात कर रहे हैं तो ये भी बताएं कि मोहतसब के पास टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम के अंदर उनका डिसीजन आ जाएगा। तो मैं आपको यकीन माने के बताऊं कि बाज़-औक़ात तो 1 माह के अंदर, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है जो लॉ के अंदर दिया गया है वो 2 महीने। 2 महीने सिविल कोर्ट के अंदर तो नोटिस भी नहीं होते, तो 2 माह के अंदर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो बैंक से रिलेटेड वो बैंकिंग मोहतसब से आपको डिसीजन आ जाएगा। अच्छा, अगला सवाल भी नाज़रीन के ज़हन में ज़रूर होगा कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे मोहतसब जो है वहाँ से भी मुझे मेरी जो है वो दाद रसी नहीं हुई,
मुझे जो रिलीफ चाहिए था या जो बात मैं कह रहा था वो नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो अब मैं क्या करूं? मैं उसकी अपील कोई फ़ाइल कर सकता हूं? तो इसका जवाब है जी, आप बिल्कुल अपील फ़ाइल कर सकते हैं और उसके अंदर आपको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील को फ़ाइल करना है। अब वो अपील आपने फ़ाइल कहाँ पे करनी है? वो आपने करनी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब अपील या रिप्रेजेंटेशन जो आपने फ़ाइल करनी है प्रेसिडेंट को, वो आपने 30 दिन के अंदर करनी है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। अब दोनों डिसीजन जब आपके आ गए तो अगला सवाल ये है कि अगर जनाब मेरी दोनों जगह पे दाद रसी नहीं हुई तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर ऑफ कोर्स आप इसको हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन के अंदर फ़ाइल कर सकते हैं और अपनी बात को कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं और अपनी बात को कर सकते हैं। इसलिए रेमेडीज़ यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। अब मैं इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि कंप्लेंट का फॉर्मेट क्या होगा या फॉर्म क्या होगा। बड़ा सिंपल है, वो स्क्रीन पे आप देख भी सक रहे होंगे कि इसके अंदर आपने नेम लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखनी है, फादर्स या हस्बैंड नेम लिखना है, अपना CNIC देना है, फ़ोन नंबर देना है, कंप्लीट एड्रेस आपने देना है, अगर आपका फ़ोन ऑफिस है वो देना है, फैक्स नंबर है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, और नेम ऑफ द बैंक आपने लिखना है कि जिसके ख़िलाफ़ आपकी कोई ग्रीवियंस है। फिर आपने अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, और फिर आपने रिलीफ क्लेम्ड। क्या आप चाहते क्या हैं, आपको मसला क्या हुआ? आप मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं, मेरे ATM से पैसे निकल गए, मैंने तो नहीं निकलवाए, मेरा को बिल जमा करवाया था वो बैंक ने इंटीमेट नहीं किया, या कोई भी आपकी ग्रीवियंस है वो आपने सिंपल वर्डिंग में यहाँ पे लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको आता है डिटेल ऑफ द क्रेडिटर्स, नेम और इश्यूज़ ऑफ द बैंक। अच्छा, उसके बाद आपने कंप्लेन इन डिटेल कि जनाब मैं फ़लाँ तारीख को इतने बजे गया, मैं बैंक में बैठा हुआ था, मैंने अपने 5 लाख रुपये रिसीव किए, मेरे पास एक शख्स आ गया, उसने कहा जी मैं आपके पैसे गिन देता हूँ। वो पैसे उसने गिनने शुरू किए और पैसे वो लेके चला गया। मुझे लगा वो बैंक का कोई मुलाजिम था या बैंक की कोई उसके अंदर मिली भगत थी। अगर कोई इस तरह की आपको कंप्लेन है, आप जो भी आपका फैक्ट्स हैं आपके केस के, वो आप यहाँ पे अंदराज कर सकते हैं। फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अटैचमेंट आपको नज़र आती है। कॉपी ऑफ लेटर हेड देंगे, एड्रेस देंगे, कॉपी ऑफ रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस विद द बैंक देंगे, ओरिजिनल नहीं आपने देनी है, टेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC देंगे, और ये आप सारी चीज़ें फ़ाइल कर देंगे। और एड्रेस जो है वो आप करेंगे कहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एड्रेस करना है कराची के अंदर, जो मौसम का एड्रेस दिया गया हुआ है उसके अंदर आप करेंगे, और वो आपसे जो है वो एड्रेस भी आप गालबन स्क्रीन पे देख सकते होंगे। 5th फ्लोर है, शाहीन कम्प्लेक्स है, MR कियानी रोड कराची है, यहाँ पे आप उनको फ़ाइल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि ये बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और आप अपने मामलात को, बैंक से रिलेटेड मामलात को, जो मैंने सारी तफसील बताई है, उसके अंदर आप अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं। हमारा मकसद भी यही है कि आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, आपको टाइम इफ़ेक्टिव चीज़ें बताई जाएँ ताकि आप अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।